हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ जापान का डिटेल आइटनरी विथ प्राइस डिटेल्स। आपने जो देखा है, यस, हमारी ट्रिप सिर्फ ओनली 1,25,000 में हुई थी, जिसमें हमारा फ़्लाइट, होटल, फूड, साइट सीइंग सब कुछ कवर है। और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जब हमने ये प्राइस डिटेल्स हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी तो सब लोग शॉक थे और सब लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप अपनी आइटनरी ज़रूर शेयर करना। तो आज मैं आपके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो हम स्टार्ट यहाँ से इंडिया से जाते हैं, सबसे पहले हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वीज़ा के लिए जो प्राइसिंग है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारा VFS ग्लोबल जो एजेंट है वो जो चार्जेस करते हैं वो है 800 रुपीज़। और जो वीज़ा का, जापानीज़ वीज़ा का जो ये है उसका है 500। और जो पासपोर्ट हमारे पास कुरियर होके आता है उसका है 550। तो टोटल हमारा वीज़ा का आता है 850 रुपीज़ चार्जेस। और जो भी मैं प्राइस डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको स्क्रीन के इधर इस साइड और इस साइड मेंशन होंगे, तो आपके लिए भी इजी जाए। तो वीज़ा का जो डिटेल में आपको प्रोसेस है वो मैंने मुंबई टू जापान वाले वीडियो में कवर किया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स मैं अभी इसमें शेयर करने वाली हूँ उसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप प्लीज़ चेकआउट करना। और एक चीज़ जो है डमी फ़्लाइट की, वो भी मैं आपको उसकी भी प्राइस बता देती हूँ। तो हमने डमी फ़्लाइट किया था तो उसके चार्जेस हमें अराउंड 500 एंड 600 रुपीज़ लगे थे। तो ये हो गया वीज़ा एंड डमी फ़्लाइट जो हमें वीज़ा के लिए दिखाने पड़ते हैं, उसके चार्जेस हैं। होटल बुकिंग का जो रहता है वो आप मतलब आप बुक भी कर लोगे तो होटल कैंसिलेशन के वैसे कुछ चार्जेस नहीं रहते। तो हमने जो होटल था वो जो हमें करना था वही प्रोवाइड किया था उसके डिटेल्स। तो होटल के चार्जेस हमें कुछ इस तरह रखे थे। और जो हमारा प्लान था वो था 11 नाइट्स और 12 डेज़ का। सॉरी, मैं ये मेंशन करना भूल गई पहले। तो हमारा जो प्राइस है वो 11 नाइट्स का है। तो हमारा 5 नाइट्स हमने टोक्यो में स्टे किया था, जिसका पर डे हमें चार्जेस पड़ा है 5,000 रुपीज़। तो ये 2 पर्सन का था। और मैं आपके साथ शेयर जो करूँगी वो पर पर्सन के हिसाब से ही प्राइस डिटेल शेयर करूँगी, तो आपके लिए भी इजी जाए प्लानिंग करने में। तो होटल का भी मैं डिवाइड करके एंडिंग में आपको बताती हूँ। तो जो पर नाइट था 2 पर्सन के लिए वो था 5,000 पर नाइट टोक्यो का। और जो हमारा ओसाका का था वो 3,000 ही था, तो हमें बहुत ही कम प्राइस में मिला था जो हमने एयरबीएनबी से बुक किया था। तो टोटल हमारा जो प्राइस है पर पर्सन मैं बता रही हूँ आपको वो है 22,000 होटल के चार्जेस। पहले मैंने वीज़ा बताया, होटल। अब थर्ड में आती हूँ फ़्लाइट के लिए। तो फ़्लाइट में हमने मलेशियन एयरलाइन से किया था मुंबई टू टोक्यो नरिता एयरपोर्ट का। उसका हमें पड़ा था 46,000। तो ये रहा हमारा फ़्लाइट का। और फ्लाइट का एक चीज़ मैं ये बताती हूँ आपको, अगर आपको फ़्लाइट बुकिंग करनी है तो मेक श्योर करना कि आप वो पहले कंपेयर करो ताकि आपको चीपेस्ट फ़्लाइट मिले। तो हमारा जो है गूगल फ़्लाइट है, स्काई स्कैनर है, तो ये जो साइट्स है वो आपको कंपेयर करके बताती है जो भी डिटेल्स है। तो इसके वजह से ना आपके लिए ईजी होगा प्लानिंग करने में। और ऐसा ना हो कि कोई आप एक ही साइट देख रहे हो, मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपने प्राइजेस ज़रूर कंपेयर करना। और एक चीज़ है, मैंने ये देखा है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आप ट्यूसडे एंड वेनसडे को फ़्लाइट बुक करते हो तो उस वक्त भी अगर आप फ़्लाइट बुक करते हो तो कंपेयर टू बाकी दिन से वो थोड़ा कम प्राइजेस में रहता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना फ़्लाइट बुक करते वक्त। तो इसके बाद है हमारा जो ट्रैवलिंग है, टोक्यो टू ओसाका, ओसाका टू नारा, जो भी प्लेसेस हमने कवर किए हैं तो उसके बारे में आपके साथ मतलब जो JR पास जो रहता है ना, हमारा होल JR पास आता है, 7 डेज़ का रहता है और फिर 14 डेज़ का रहता है। उसको हमने हमारे इसके साथ कंपेयर किया था जो जो प्लेसेस हम कवर करने वाले हैं। तो 28,000 का वो पास है, वो आपको महंगा पड़ेगा। बेटर है कि आप खुद से ट्रैवल करो और जापान रीजनल पास है वो बाय करना। तो हमने जापान रीजनल पास बाय किया था जो हमें पड़ा था 9,400 रुपीज़ में। तो उसमें जो प्लेसेस कवर है वो था हमारा 5 डेज़ का पास। उसमें कवर था ओसाका, नारा, क्योटो, हिरोशिमा और मियाजिमी आइलैंड। तो ये सारे प्लेसेस उसमें कवर थे।
और जो टोक्यो टू ओसाका जो हम गए थे वो हमने प्रेफर किया था कि हम फ्लाइट से जाए, क्योंकि वो कम प्राइस में हमें पड़ रहा था। और अगर हम बुलेट ट्रेन से जाते थे टोक्यो टू ओसाका तो उसका आई थिंक अराउंड 9,000 रुपीज़ था। और जो हमने फ़्लाइट से गए थे, जेट स्टार फ्लाइट से हमने ट्रैवल किया था, उसका प्राइस हमें पड़ा था 4,200 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये बहुत ही हमें कम प्राइस में गिरा है। अगर हम बुलेट ट्रेन प्रेफर करते तो हमारा प्राइसिंग बहुत बढ़ जाता था। और बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना था तो वो आपका JR रीजनल पास रहता है, उसमें ही आपको वो कवर है। तो जो हम ओसाका टू हिरोशिमा जाते हैं वो हमने बुलेट ट्रेन से कवर किया था। तो हमने कोई भी एक्सपीरियंस मिस नहीं किया है। बस यस, बहुत सारी जगह पे हमने सोच सोच के प्लानिंग की है ताकि हमारे पैसे सेव हो जाए और हम बहुत सारी चीज़ें घूम पाए। तो 4,200 का मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताती हूँ। तो उसका जो प्राइसिंग था फ़्लाइट का वो 3,500 ही था, बट उसमें सिर्फ 7 kg कैरी ऑन लगेज था। और हमारा लगेज ऑब्वियसली आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा ही होगा, 7 kg में तो होता नहीं है अपना। तो इसीलिए फिर हमने एक चीज़ ऐसी की थी कि हमने एक ही पर्सन के लिए लगेज बाय किया था 20 kg का, जो आई थिंक 1,000 रुपीज़ या 1,500 का था। तो इसलिए हमारा प्राइसिंग 4,200 गया था। उसको हमने डिवाइड किया है 2 लोगों में, तो वैसा वो 4,200 में आया है। तो ये रहा हमारा टोक्यो टू ओसाका का ट्रैवल। अब और मैंने आपको JR का भी बता दिया है। ओसाका हिरोशिमा उसके लिए तो हमने JR रीजनल पास लिया था। और JR रीजनल पास में हिरोशिमा का जो सिटी ट्रैवल है, विद इन सिटी जो ट्रैवल था बस का, वो भी उसमें कवर था। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, वो हमें पता नहीं था, बट हमें वहाँ जाने के बाद ही वो पता लगा कि ये पास में वो भी कवर था। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसमें ओसाका लूप लाइन भी है, अगर आप वहाँ वहीं पे स्टे करते हो तो आपको विद इन सिटी भी जो आप ट्रैवल कर रहे हो ओसाका लूप लाइन में, वो भी JR पास में कवर था। तो हमने हमारा JR पास, अगर हमने हमारी ट्रिप 1 तारीख से स्टार्ट किए 1 to 12 11 नाइट्स का जैसे प्लान था, तो हमने 8 तारीख को हमने वो एक्टिवेट किया था। उसके बारे में JR पास के बारे में भी आपको डिटेल सारी चीज़ें मैंने कवर की है, वो ओसाका व्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमने कवर किया है। तो इसके बाद आता है ये हमारा हुआ सिटी टू सिटी ट्रैवल। अब विद इन सिटी जो ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसे ही आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, जापान पहुँचते हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, वो है कि आपको सुइका कार्ड बाय करना है। IC कार्ड, सुइका कार्ड जो भी है। तो हमने अलग अलग बाय किया था ताकि हमारे पास दोनों रहे, एक पाज़मो है और एक वेलकम सुइका कार्ड है। तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो उस वक्त ही आप ये एक्टिव मतलब बाय कर लेना। वहाँ पे मशीन से भी आप कर सकते हो, काउंटर से भी कर सकते हो। उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना। तो ये सारी चीज़ें उसमें भी कवर हैं। और एक चीज़ बताना हुआ, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही ट्रैवल कर सकता हूँ मेट्रो चेंज करके, सबवे चेंज करके विद पैसे, तो वैसा नहीं होता है। आपको सुइका कार्ड या फिर आपके पास पास चाहिए, विदाउट दैट यू कैन नॉट ट्रैवल। जो भी सबवे लाइन से, मेट्रो लाइन से, उसको ट्रैवल करने के लिए आइदर आपके पास JR पास है या फिर सुइका कार्ड है या फिर पास है। तो पास के बारे में मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो टोक्यो में जैसे हमारा 4 डेज का हमारा साइट सीइंग था, तो उसमें हमने 3 डेज का टोक्यो सबवे पास लिया था, जो था 72 आवर्स का, जो हमें पड़ा है 750 रुपीज़ पर पर्सन। और ओसाका में भी हमने 1 डे पास लिया था, जो 400-500 रुपीज़ है। और सुइका कार्ड आपको टॉपअप करना पड़ता है, उसके भी बहुत सारे मशीन्स वहाँ पे हैं। तो कोई भी मतलब कोई भी स्टेशंस पे हो, आपको बस अपने पास कैश होगा तो आप इजीली वो कर सकते हो। तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाएंगे कि अगर आपके इसमें अगर बैलेंस कम है तो आप वो रिचार्ज कर सकते हो इजीली। और इसमें 2 ऑप्शन भी है, इधर आप ये फिजिकल मतलब वैसा कार्ड ले लो, या फिर आप मोबाइल में भी सुइका कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो इफ़ आपके पास आईफोन है तो। एंड्रॉयड फ़ोन में वो नहीं होता है, बट हमने तो प्रेफर किया था कि हम ऐसे ही करें, तो इसलिए हमने यही ऑप्ट किया। तो जो विद इन सिटी जो हमारा ट्रैवल है, टोक्यो में, ओसाका में हो, क्योटो में हो, तो ओसाका का तो पास लिया था, टोक्यो में भी हमारे पास पास था।
जो क्योटो में था, तो क्योटो में आपको पास मिलता है। क्योटो स्टेशन पे हम आए थे तो उन्होंने बताया था 1000 रुपीज़ आई थिंक पर डे का चार्जेस था, बट हमने पास नहीं लिया था, बस से ही ट्रैवल करना रहता है। क्योटो में जो आपको ट्रैवल है मोस्टली बस से ही है। और उसका आई थिंक 230 है। नहीं, अगर आप यहाँ से 2-3 स्टॉप आगे जाओ या एक ही स्टॉप आगे उतरो, 5 मिनट का डिस्टेंस हो, 10 मिनट का डिस्टेंस हो, कितने भी मिनट का डिस्टेंस हो, उसमें आपको आई थिंक 230 यानी लगने वाले हैं, उसका वो फिक्स रेट है। और वो भी हमें आई थिंक 500-600 रुपीज़ में ही हमारा कवर हो गया था क्योटो। तो ऐसा अगर मैं टोटल आपको बताऊँ, जो विद इन सिटी हमें ट्रैवल करना पड़ा साइट सीइंग वगैरह, उसका हमें 4000 रुपीज़ पड़ा है पर पर्सन। तो आई थिंक 100 रुपीज़ इधर उधर हो सकते हैं, बट इतना ही है जो ट्रैवल किया था। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटीज़ जो हमने कवर किए थे। हमने डिज्नी सी विज़िट किया है, यूनिवर्सल स्टूडियो, और हमारे इसमें प्लान में एक्चुअली माउंट फूजी भी था। तो माउंट फूजी का भी मैं एक्टिविटीज़ में आपको बता देती हूँ कितना था। तो डिज्नी सी का हमें जो एंट्री फ़ी था वो था 5300 रुपीज़, और जो यूनिवर्सल स्टूडियो का था उसका था 5000 रुपीज़। और माउंट फूजी का हमने कवर किया था आधा, मतलब हमने जेयर पास के साथ अलग से बाय किया था स्टेशन पे जाके, और उसके भी डिटेल्स हमने शेयर किए हैं। तो उसका हमें पड़ा था 4000 रुपीज़ के अराउंड। तो ये थे हमारे एक्टिविटीज़ के जो मैंने बताया। और डिज्नी सी और यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको अगर एक्स्ट्रा आपको पास बाय करना है तो उसके अलग चार्जेस है, बट हमने नॉर्मल एंट्री फी से ही एंट्री टिकट ही खरीदा पे। और ये रहे एक्टिविटीज़ की डिटेल्स। उसके बाद फूड, जो हमने खाने का जो चीज़ें रहती हैं वो अराउंड आपको 1500 पर पर्सन पर डे का आपको प्राइसिंग आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या प्रेफर करते हो। हम नॉन वेजिटेरियन थे तो हमें इतनी दिक्कत नहीं गई जापान में, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड ही है। वेजिटेरियन अगर हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ में उनका एग है, पोर्क है, ऐसा उन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो वेजिटेरियन अगर हो तो आप बेस्ट वे है कि आप इंडिया से ही थोड़े जो पैकेज फूड रहते हैं वो आपके साथ कैरी करना, क्योंकि कितना भी हो हम इंडियन फूड मिस करते ही है जहाँ पे भी जाए फॉरेन कंट्री में। तो अगर आपके केस में भी वो है तो आप वो कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो 1500 पर पर्सन आया था। तो मतलब टोटल हमारा जो 11 नाइट्स का था उसमें हमें पड़ा है अराउंड 17,000 पर पर्सन। 17,000 हमें आया था फूड वाला चीज़। उसके बाद आता है हमारा ई सिम कार्ड, मतलब तो जो भी हमने ये एक्टिविटीज़, जेआर पास, सबवे पास लिया था ना, क्लुक से हमने ये सब कुछ चीज़ें बाय की थी। तो इसके साथ ना हमें हर एक इसके साथ हमें 1 या 2 GB का डेटा मिला था, जो कि ई सिम में यूज़ होता है, राइट। तो वो हमें ऑलरेडी उसमें कवर था। तो हमने क्या किया कि मैंने सिम कार्ड बाय किया था और मेरे हस्बैंड ने जो है वो ई सिम ही उन्होंने वही जो हमें एक्स्ट्रा के मिले थे वही एक्टिवेट किया था। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो 2800 का सिम मैंने ख़रीदा था। तो ऐसे अगर हम पर पर्सन डिवाइड करें तो 1400 ही मुझे पड़ा था सिम, क्योंकि एक का तो फ्री में हो गया था। तो अगर मैं उस वे में बताऊँ तो 1400 ही हमें सिम का प्राइस पड़ा है, जो हमने सिम कार्ड ख़रीदा था क्लुक से। उसके बाद है हमारा जो साइट सीइंग आप करते हो, जो प्लेसेस आप विज़िट करते हो, उसमें कुछ प्लेसेस में एंट्री फ़ी है। टोक्यो में हमें कहीं पे भी जो भी प्लेसेस हमने कवर किए हैं उसमें कहीं पे भी एंट्री फ़ी नहीं देना पड़ा था। ओसाका कैसल एक है वहाँ पे, और 2-3 जगह थे वहाँ पे हमें एंट्री फ़ी लगी थी। तो उसका प्राइस अगर मैं बताऊँ पर पर्सन तो 1000 रुपीज़ ही आया था। हमने जो प्लेसेस कवर किए थे उसमें, अगर आप अलग प्लेसेस कवर कर रहे हो तो मे बी उसमें एंट्री फ़ी ज़्यादा हो सकती है, पर जो जो प्लेसेस हमने कवर किए हैं हमारे आइटनरी में उसमें हमारा एंट्री फ़ी का प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ ही आया था पर पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो वीज़ा के वक्त हमें लगा हमें ट्रैवल इंश्योरेंस करना ही है, इसलिए हमने अटैच किया था। बट जब हमने ऑफिस में विजिट किया था, पुणे के ऑफिस से हमने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया था। वो बोले दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और उसमें मेंशन भी नहीं है। फिर भी हमने कैरी किया था। इट्स बेस्ट कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल के ही जाओ।
अगर वहाँ पे जाके आपके साथ कुछ होता है, कुछ भी ये है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस सबसे सेफ है। और उसके हमारे सिर्फ 600 रुपीज़ ही लगे थे, हमने पॉलिसी बाज़ार से लिया था और बहुत कम में हुआ था, तो वो उसके प्राइस है 600 रुपीज़। तो आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है। और यही थी हमारी पूरी जापान की डिटेल आइटनरी विथ प्राइस कि हमने क्या 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 कवर किया है। फूड, होटल, फ्लाइट, साइट सीइंग विद इन सिटी, सिटी टू सिटी, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मतलब इसके साथ भी मैं अगर आपको बताऊँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा आपको लग सकता है कुछ प्लान में, या फिर मैंने जो डिटेल्स शेयर किए उसमें 100 रुपीज़ इधर उधर हो सकते हैं, तो इस प्लान के साथ में आपके 2500 600 एक्स्ट्रा आप जोड़ लो, इन सब का टोटल आता है 1,25,000। तो अगर आपको भी प्लानिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना जो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपके सारे डाउट्स मैंने कवर किए होंगे जो भी मुझे कमेंट्स में आए थे मोस्टली। तो बाकी अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। तो इसी के साथ मैं कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ वाइल प्लानिंग योर जापान ट्रिप। जापान में आपको, क्योंकि आपकी प्राइवेट टैक्सी वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आप सबवे मेट्रो पे ही डिपेंडेंट रहेंगे ट्रैवलिंग के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मेक श्योर करना आप कंफर्टेबल शूज़ अपने साथ कैरी कर रहे हो। जापान का वेदर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब वहाँ पे रेन कभी भी हो सकती है, तो आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो या आप वहाँ पे भी बाय कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक अम्ब्रेला है, एक आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए पैकिंग के वक्त, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। और एक चीज़ है कि बहुत सारे वक्त मतलब जो जापान का वो सबवे है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो दिल्ली मुंबई साइड तो मे बी आपके लिए इजी जाए, बट मैंने कभी मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया था, तो फॉर मी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने गूगल का यूज़ किया, तो गूगल मैप्स में आपको इजीली पता चलता है, आप बस लोकेशन डालो तो वो आपको 4-5 वे बता देता है कि कौन सी सबवे कितने बजे आ रही है। और जापान की ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो टाइमिंग गूगल पे मेंशन किया था एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपकी ट्रेन आती है, तो और कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन है, तो आप गूगल मैप का यूज़ करना। और एक चीज़ है लैंग्वेज, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको अगर कुछ पूछना है मे बी, मोस्टली मेट्रो स्टेशन पे तो उनको आती है, बट 1-2 बार ऐसा हुआ था कि उनको नहीं समझ में आ रहा था इंग्लिश, तो आप गूगल ट्रांसलेटर भी अपने साथ मतलब वो रखना हैंडी, और उनसे उसी से आप ट्रांसलेट करके कन्वर्सेशन कर सकते हो। इवन दो उनको आती नहीं है या फिर कोई डिफ़िकल्टी हो, बट स्टिल दे आर वेरी हेल्पफुल। वो आपको गाइड कर देंगे, भले उनको नहीं पता हो तो वो आपको बता देंगे कि किस पर्सन को आप रीच आउट कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सेफ्टी का तो कोई इशू नहीं है जापान में। जापान बहुत ज़्यादा सेफ और क्लीन सिटी है, आप ज़रूर विजिट करना। और हमने तो बहुत एंजॉय किया था। अब भी जो भी मैं फ़ोटोज़ वीडियोस कुछ भी ऐसा होता है ना तो मुझे याद आता है कि हाँ मैं वहाँ पे उस स्टेशन पे गई थी, मैंने ऐसे किया था वो किया था, तो वो मेमोरीज अभी भी है। तो जापान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं तो चाहूँगी कि सबने एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत अच्छी सिटी है, कंट्री है। तो यही था डिटेल्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा और आपको यूज़फुल रहा होगा और आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।